नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 1 अक्टूबर के करंट अफेयर पर। जितनी भी 1 अक्टूबर से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, फैक्ट हैं, एग्जाम की दृष्टि से वो पूरे के पूरे आपको इसी क्लास में मिल जाए। क्योंकि अब मंथ चेंज हो गया है तो उसमें हम जो दिवस है वो भी अब चेंज होकर आएंगे। तो चलिए इसको हम चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। हर बार बोलता हूं क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। पीडीएफ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हमने क्लास देख ली, फिर उसके बाद में हमने उसके लिए एक बार रिवाइज कर लिया जल्दी, फिर एक बार क्लास देख ली। इस प्रकार से जब पीडीएफ आपके पास में आ जाता है तो एक तरीके से कहा जाए तो पूरी की पूरी जो क्लास है अब आपके पास में है। यदि आप सिर्फ अकेले वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कोई चीज आप मिस कर जाए, लेकिन अगर पीडीएफ है फिर उसको दोहरा लेंगे तो मिस नहीं। चालू करते हैं, देखते हैं आज के हमारे जो प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? हाल ही में बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा के लिए क्या नया लॉन्च किया है? इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में संन्यास लिया? संन्यास इस साल अगर देखा जाए तो काफी सारे जो खिलाड़ी हैं वो ले रहे हैं दोस्तों। पिछली लगभग 3 से 4 क्लासों में हमने संन्यास की चर्चा की थी। अलग अलग खिलाड़ी थे, उनको जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस विदेशी नेता की आत्मकथा की प्रस्तावना ली? अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है? सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है और इसका विमोचन कब हुआ? भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहां शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट है। भारत और भूटान ने किस पहली परियोजना को मंजूरी दी? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र कहां शुरू होने वाला है? सुमित अंताल किस खेल से जुड़े हुए हैं? हाल में ही इन्होंने एक पदक जीता है दोस्तों। आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया? और अंत में हम देखेंगे एमसीक्यूज। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो 30 सितंबर 2025 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अनुवादकों और भाषा विशेषज्ञों के योगदान को सम्मानित करना है। 2025 में भी यह दिवस वैश्विक स्तर पर भाषा और संस्कृति के सेतु के रूप में अनुवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये कब से मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 को इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 2018 से ये हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? यह दिन सेंट जेरोम की पुण्यतिथि है, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत माना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से अनुवादकों का संरक्षक संत किसे माना जाता है? तो सेंट जेरोम। उन्होंने बाइबल का लैटिन भाषा में अनुवाद किया। महत्व देखते हैं। यह दिवस भाषा विशेषज्ञों और अनुवादकों के योगदान को सम्मानित करता है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करने में अनुवाद की भूमिका को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ, सहयोग और शांति को बढ़ावा देता है। मैं आपको इसको थोड़ा व्यवहारिक करके बताता हूं दोस्तों। आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप इतिहास को पढ़ रहे हैं। सोचिए कि हम अगर भाषाओं का अनुवाद ही नहीं कर पाते या भाषाओं के अनुवाद हमारे पास में नहीं होते, तो आप विश्वास मान के चलिए कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनकी यदि हमें नॉलेज नहीं होती तो हम उनके इतिहास को कभी नहीं समझ पाते, उनकी संस्कृति को नहीं समझ पाते, यहां तक कि उनके भूगोल को भी हम अच्छे से नहीं समझ पाते। पहले क्या हुआ, अब कैसे हैं, अभी कैसे, हम इनको नहीं समझ पाते। अनुवाद का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है और उनको सम्मानित भी किया जाता है। जो अनुवाद करते हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कि अक्टूबर में कौन कौन से दिवस हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है, जो ओल्डर पर्सन है उनके लिए। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस है, याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, ये पूछा जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये जो 31 अक्टूबर को है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ठीक है। चलिए अब है हमारे प्रश्न। हाल ही में बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा के लिए क्या नया लॉन्च किया है? तो उत्तर है एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है। भारत की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एआई आधारित कमांड सेंटर की शुरुआत की। यह सेंटर सीमा पर निगरानी और खतरों की पहचान को और अधिक सटीक बनाएगा। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा।
बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये पूछा जाता है स्थापना का कारण था 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसे बनाया गया था। इसके जो मुख्य कार्य हैं वो है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना, तस्करी, घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकना, युद्ध काल में सेना की मदद करना, आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो है ड्यूटी अनटू डेथ, कर्तव्य मृत्यु तक। वर्तमान जो इसके प्रमुख हैं वो हैं अभी बीएसएफ की महानिदेशक डीजी नित्यानंद राय हैं 2025 तक। इतनी जानकारी आपको बीएसएफ के बारे में बिल्कुल होना ही चाहिए। आप लोग हालांकि एसएससी जो जीडी है उसका पेपर देते होंगे, उसी में एक पोस्ट अगर देखा जाए तो बीएसएफ के लिए भी होती है, सभी के लिए होती है, उसी में बीएसएफ के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लैंड में किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो क्रिस वोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर रहे। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में टीम को कई अहम जीत दिलाई। उनका संन्यास इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस विदेशी नेता की आत्मकथा की प्रस्तावना की? इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी जो आत्मकथा है उस पर प्रस्तावना लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। यह भारत इटली संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक रिश्ते और प्रगाढ़ होते हैं या होंगे। आत्मकथा की प्रस्तावना लिखना क्या होता है इसको समझिए। किसी किताब या आत्मकथा की शुरुआत में लेखक के अलावा एक विशेष व्यक्ति अपने विचार लिखता है। इसमें वह किताब और लेखक के बारे में बताता है, उनका महत्व समझाता है और पाठकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस हिस्से को ही प्रस्तावना कहते हैं। अगर कोई बड़ा नेता या प्रसिद्ध व्यक्ति प्रस्तावना लिखता है तो किताब की विश्वसनीयता और महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कितना महत्व है। हमने देखा होगा जब भी हम कोई किताब को पढ़ते हैं तो किताब की शुरुआत में ही ये प्रस्तावना हुआ करती। अधिकतम प्रस्तावना से ही समझ में आ जाता है कि भैया इस पूरी किताब में अब क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो यहां से समझ में भी आ जाता है। और अब यदि उसको किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा लिख दिया जाए तो निश्चित तौर पर आदमियों का ध्यान उस पर जाता ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हालांकि मोदी जी ने इससे पहले 2 और प्रमुख व्यक्तियों का, वैसे तो शायद कई प्रस्तावनाएं लिखी हैं, पर 2 और प्रमुख व्यक्तियों की प्रस्तावना लिखी है। उसमें से आप लोग सर्च करके बताइएगा कि वो 2 प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। एक तो उसमें अभिनेत्री है। चलिए, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है और इसका विमोचन कब हुआ? लेखक हैं डॉक्टर मनीषा वी रमेश और हाल ही में इसका विमोचन हुआ। यह पुस्तक वैश्विक एकता और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। डॉक्टर मनीषा वी रमेश ने इसमें सांस्कृतिक विविधता और साझा मानवता पर विचार प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में इसका विमोचन हुआ और इसे काफी सराहना मिल रही है। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहां शुरू हुआ? कोच्चि में इसका उद्घाटन हुआ। कोच्चि में शुरू हुआ मरीन सिमुलेशन सेंटर भारत का पहला ऐसा केंद्र है। यह समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन, आपातकालीन परिस्थितियों की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। यह कदम भारत को समुद्री क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा। मरीन सिमुलेशन सेंटर क्या होता है? मरीन सिमुलेशन सेंटर समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए बनाया जाता है। यहाँ समुद्र, जहाज, तूफान और आपातकाल जैसी परिस्थितियों को कंप्यूटर और वर्चुअल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल असली माहौल की तरह बनाया जाता है। इससे नाविकों, मछुआरों और नेवी, कोस्ट गार्ड के जवानों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की प्रैक्टिस कराई जाती है। यह सेंटर समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन और बचाव अभियान को और अधिक प्रभावी बनाता है। ठीक है ना। इस प्रकार का जो मरीन सिमुलेशन सेंटर है वो पहली बार कहाँ है? तो कोच्चि। इसका कोच्चि में क्या हुआ है? उद्घाटन। ठीक है। भारत और भूटान ने किस पहली परियोजना को मंजूरी दी है? पहली द्विपक्षीय रेल संपर्क परियोजना। अब देखो, देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि पहली द्विपक्षीय रेल संपर्क परियोजना मतलब रेल के माध्यम से संपर्क हो रहा है। संपर्क के रूप में व्यापार भी हो सकता है, व्यक्तियों का आना जाना भी हो सकता है। तो भारत और भूटान के बीच पहली रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। दोनों देशों की आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। इस परियोजना से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। थोड़ा देख लेते हैं भूटान के प्रधानमंत्री अभी इस समय पर 2025 तक में है डेसो त्वेसरिंग टोबैगो। राजधानी क्या है? थिम्पू। ठीक है, राजधानी है थिम्पू। मुद्रा यहाँ की क्या है? नगुल ट्रप, भूटानी नगुल ट्रप, जो भारतीय रुपए INR के बराबर होती है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र कहाँ शुरू होने वाला है? दिल्ली में इसका उद्घाटन होगा। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने वाला है। यह संयंत्र गंदे पानी को साफ करके पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा।
इससे स्वच्छ जल उपलब्धता और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, यह एक ऐसा संयंत्र होता है जहां घरों, फैक्ट्रियों, उद्योगों और शहरों से निकलने वाला गंदा पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी से गंदगी, रसायन, प्लास्टिक, जहरीले तत्व और बैक्टीरिया को हटाया जाता है। साफ किए गए इस पानी को दोबारा कृषि, उद्योग, पार्क निर्माण कार्य या कभी कभी पीने योग्य बनाने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण को रोकना और पानी की कमी को दूर करना है। सुमित अंताल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों ये भाला फेंक से जुड़े हुए हैं, जेवलिन थ्रो से। सुमित अंताल भारत के प्रतिभाशाली एथलीट हैं जो भाला फेंक में अपनी पहचान बना रहे हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में उन्होंने एक कांस्य पदक जीता है। कहां जीता है आप लोग बताइए। आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान। आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन नामक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करना। यह खेल और सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण है। यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना जो हुई है इसकी वो 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में स्थित। मुख्य कार्य क्या है? बच्चों और माताओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना, बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल अधिकारों की रक्षा और प्रचार करना, स्वच्छता, जल और टीकाकरण सेवाएं उपलब्ध कराना, संकटग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आइए आज के हम अपने एमसीक्यूज देखते हैं। शुरुआत का है कि भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर किस शहर में शुरू हुआ है? मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम या चेन्नई? इसका आंसर क्या है? कोच्चि है। आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा सामाजिक अभियान शुरू किया है? फ्यूचर स्टार्स, बैट फॉर चेंज, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन या क्रिकेट फॉर पीस? क्या किया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। अभी अपन लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विदेशी नेता की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी? जो बाइडन, जॉर्जिया मेलोनी, ऋषि सुनक या एंजेला मार्केल? इसका आंसर किसे बताना है? आपको बताना। लास्ट हमारा आज का जो प्रश्न है वो है इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्राड, क्रिस वोक्स या मोइन अली? ठीक है दोस्तों, आज की हमारी ये जो क्लास है यहाँ पर समाप्त होती है। जिन प्रश्नों को मैं आप लोगों से पूछता हूँ उनके आंसर जरूर दिया करिए, क्योंकि जब आप आंसर देते हैं तो 2 बार आप कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं। किस पर? उस मेन शब्द पर। एक तो आपने पहले देख लिया, फिर आप उसको लिख भी रहे हैं। हो सके तो उसको एक बार गूगल में सर्च भी कर लिया करिए। उससे वो चीज या वो फैक्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बस जाएगा, छप जाएगा और आप एग्जाम में कम गलती आएगा। इसी के साथ हम अपनी आज की जो क्लास है इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली तारीख में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।